5 दिसंबर 1994 मुजफ्फरपुर के पास खबरा गांव का रास्ता हजारों लोगों के शोर, धूल और गुस्से से फटा जा रहा था। ये कोई साधारण भीड़ नहीं थी। ये बिहार पीपल्स पार्टी के बाहुबली नेता छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा थी। छोटन को पिछली रात मारा गया था और अब ये काफिला पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बदले की आग में जल रहा था। काफिले का नेतृत्व कर रहे थे आनंद मोहन सिंह। ऊंचा कद, घनी मूछें, आंखों में नफरत और जुबान पर सिर्फ बदला। वो जनता दल से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बीपीपी बना चुके थे और छोटन शुक्ला के साथ उनकी ये दोस्ती अगड़ी जातियों की ताकत दिखाने का एक सियासी ऐलान थी, जो लालू यादव की पिछड़ी जाति की सियासत को चुनौती दे रही थी। भीड़ चिल्ला रही थी, छोटन शुक्ला जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। आनंद मोहन, जो उस वक्त खुद विधायक थे, अपनी सांसद पत्नी लवली आनंद के साथ काफिले के आगे चल रहे थे। उनका हाथ हवा में उठ रहा था। भीड़ उनके एक इशारे पर मौत की तरह नाचने को तैयार थी। अगर इसको इमेजिन करें तो नजारा कुछ ऐसा रहा होगा। आनंद मोहन ललकारते हुए कहते हैं, ए प्रशासन के पालतू कुत्तों, तुमने समझा था एक शुक्ला को मार दोगे तो हम डर जाएंगे? ये आग अब पूरे बिहार में फैलेगी। ये आग, क्या सोचते हो तुम सब? ये पिछड़े, ये दलित हमें हुक्म देंगे? संधि नहीं, अब रण होगा, रण। इसी बीच दूर से एक सफेद एम्बेसडर कार आती दिखाई दी। वो कार एक सरकारी अधिकारी की थी, जो हाजीपुर में मीटिंग खत्म करके गोपालगंज लौट रहे थे। जैसे ही कार ने उस विशाल बेकाबू जुलूस को ओवरटेक करने की कोशिश की, आनंद मोहन की आंखें जल उठी। भीड़ भड़क उठी, पत्थर और लाठियां हवा में गूंजने लगी। भीड़ में से आवाजें आई, रोको रोको इसे, ये प्रशासन का आदमी है, इसी ने हमारे छोटन को मरवाया होगा, रोको। कार रुक गई। उस एम्बेसडर कार में थे गोपालगंज के डीएम कृष्णैया। वो 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे और दलित समुदाय से आते थे। उनकी कार को देखते ही भीड़ का गुस्सा जातीय द्वेष के रूप में फट पड़ा। आरोप है कि आनंद मोहन चीखते हुए कार की तरफ बढ़े। वो चिल्लाए, खींचो इसको बाहर, ये कौन डीएम है जो हमारी मर्जी के खिलाफ यहां से निकल जाएगा? खींच लो इसे। दर्जनों हाथ एक साथ कार के दरवाजों पर पड़े। कृष्णैया ने डर से खिड़की खोलने की कोशिश की, शायद अपनी आईडी दिखाने के लिए, शायद दया की भीख मांगने के लिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। डीएम कृष्णैया गिड़गिड़ाते रहे, मैं तो गोपालगंज का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, मेरा छोटन शुक्ला की मौत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन उस उन्मादी भीड़ के लिए वो आईएएस अफसर सिर्फ एक प्रशासन का प्रतीक था, जिसे सबक सिखाना जरूरी था। उन्हें जबरदस्ती कार से घसीटकर बाहर निकाला गया। जमीन पर गिरते ही पत्थरों और लाठियों की बारिश शुरू हो गई। कार को पलट दिया गया। विधायक, सांसद खड़े होकर तमाशा देखते रहे। फाइलों में दर्ज वाक्य के मुताबिक आनंद मोहन ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, भुटकुन शुक्ला, देर किस बात की है? ये डीएम है, प्रशासन का नुमाइंदा है, इसे मार डालो अभी। इसे दिखाओ कि हमारी जाति की ताकत क्या होती है। आनंद मोहन का ये आदेश, ये उकसावा बाद में कोर्ट में उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना। आरोप है कि भुटकुन शुक्ला ने तुरंत पिस्तौल निकाली, जोरदार गोली की आवाज आई। कृष्णैया का शरीर वहीं रास्ते पर ढेर हो गया। भीड़ जो थी वो एक पल के लिए खामोश हुई, फिर जीत के नारे लगाते हुए आगे बढ़ी। उनका बदला पूरा हो चुका था। आनंद मोहन सिंह का जन्म 28 जनवरी 1954 को सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में हुआ था। वो उस परिवार से आते हैं, वो परिवार जो देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे बढ़ा था। उनके दादा राम बहादुर सिंह तोमर खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन 1974 में कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर आनंद मोहन जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े।
उस समय वो आदर्शवादी थे, व्यवस्था को बदलने का सपना देखते थे। इमेजिन करिए, मुंगेर का एक कॉलेज है, 1974 का समय है। आनंद मोहन जो 20 साल का एक जोशीला छात्र है और उसके साथ ही आनंद मोहन ने हुंकार भरी, ये इंदिरा का राज, ये जुल्म नहीं चलेगा। जेपी साहब ने कहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, हम किसान के बेटे हैं, हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, ये क्रांति अधूरी नहीं रहेगी, हम ये भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे। उस आंदोलन ने उसे जमीनी नेटवर्क दिया, खासकर अगड़ी जाति के नौजवानों के बीच। लेकिन जेपी आंदोलन के बाद जब 1977 का दौर खत्म हुआ तो आदर्शवाद जल्द ही जमीनी हकीकत से टकरा गया। कोसी और पूर्णिया क्षेत्र में उस वक्त जमीन और जाति को लेकर भयानक संघर्ष चल रहा था। क्लास स्ट्रगल धीरे धीरे कास्ट स्ट्रगल में बदल रहा था। 1980 के आसपास आनंद मोहन ने अपनी राह बदल ली। वो अब सिर्फ छात्र नेता नहीं थे, उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना नाम से एक लड़ाका संगठन बनाया, मतलब एक अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार की। ये संगठन अगड़ी जातियों को, खास तौर पर राजपूतों के हक की लड़ाई लड़ने लगा। वो घोड़ों पर सवार होकर निकलते थे, हाथ में हथियार लहराते थे, जिससे लोगों में उनकी बहादुरी और दबंगई का रोब बैठ जाए। ये बाहुबली की छवि उसे सहरसा सुपौल क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना गई। 1983 में जब उन्हें 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा तो उनकी ये मजबूत आदमी वाली छवि और भी पक्की हो गई। उन्हें सत्ता विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले एक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। 1990 में आनंद मोहन ने अपनी दबंगई और इस बाहुबली की छवि को सीधे राजनीति में कैश किया। वो जनता दल के टिकट पर महिषी विधानसभा सीट से चुनाव जीते, लेकिन राजनीति में उनकी ये एंट्री ज्यादा देर तक लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं चली। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार की सियासत अगड़ी और पिछड़ी जातियों में एकदम से बढ़ गई। लालू यादव सामाजिक न्याय के नाम पर पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर रहे थे और आनंद मोहन सिंह एक राजपूत नेता के रूप में इसके विरोध में खड़े हुए। उनका गुस्सा सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता की बदली हुई दिशा के खिलाफ था। अब इमेजिन करिए, वक्त है 1993 का, एक सियासी रैली होती है, एक बड़ी राजपूत सभा, जिसमें आनंद मोहन विरोधियों को ललकारते हैं, लालू राज में हमें क्या मिला, जुल्म, अपमान। ये पिछड़ी जाति वाले सोचते हैं कि अब राज उनका है, हमारा इतिहास, हमारी कुर्बानियां, हमारी ताकत क्या भूल गए ये लोग? अब और नहीं, हमारी इज्जत, हमारी जमीन, हमारी सत्ता वापस चाहिए। 1993 में उन्होंने जनता दल छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी बना ली, बिहार पीपल्स पार्टी, बीपीपी। बीपीपी सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं थी, ये अगड़ी जाति के आपराधिक और राजनीतिक गठजोड़ का एक हथियार था। उसी दौर में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, भूमिहार बाहुबली छोटन शुक्ला से हाथ मिलाया। 1994 में वैशाली लोकसभा उपचुनाव में जब उनकी पत्नी लवली आनंद ने शानदार जीत हासिल की तो आनंद मोहन की ताकत और बढ़ गई। वो अब सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के किंग मेकर बन चुके थे। भले ही उनके खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मामले चल रहे थे, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, अपहरण, सब कुछ। उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया था, संधि नहीं अब रण होगा। 1994 में जब छोटन शुक्ला की हत्या हुई तो आनंद मोहन को लगा कि यह रण का सबसे सही मौका है, सीधे प्रशासन को चुनौती देने का। और इसी रण की आग में 5 दिसंबर 1994 को डीएम जी कृष्णैया को बलि चढ़ा दी गई। जी कृष्णैया की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऑन ड्यूटी आईएएस अधिकारी की हत्या एक राजनीतिक बाहुबली के जरिए उकसाई गई भीड़ के हाथों, यह बिहार में कानून व्यवस्था के खत्म होने का सबसे भयानक सबूत था। गिरफ्तारी हुई, आनंद मोहन को जेल भेज दिया गया। बाहुबली जेल के अंदर भी अपना दबदबा रखता था। उन्होंने 1996 और 1998 में जेल में रहते हुए भी शिवहर से सांसद का चुनाव जीता। लेकिन कानून की प्रक्रिया चलती रही, साल दर साल बीतते गए और वो समय आ गया। जगह पटना सेशंस कोर्ट, 3 अक्टूबर 2007। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। आनंद मोहन कटघरे में खड़े हैं,
चेहरे पर वही पुराना अहंकार, पर आंखों में थोड़ी घबराहट। जज अपना फैसला सुनाने के लिए उठे। फैसला आया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि आनंद मोहन सिंह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 109 यानी अपराध के लिए उकसावा के तहत दोषी हैं। 5 दिसंबर 1994 को एक लोक सेवक की निर्मम हत्या भीड़ को उकसाकर करवाई गई, जो सीधे राज्य की संप्रभुता पर हमला था। इस अपराध की गंभीरता और अभियुक्त का राजनीतिक कद देखते हुए यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अदालत ने सजा सुनाई। यह अदालत आनंद मोहन सिंह को मौत की सजा सुनाती है। उन्हें तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। आनंद मोहन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह आजाद भारत के पहले ऐसे नेता बन गए जिन्हें हत्या के मामले में मौत की सजा मिली थी। उनका अहंकार पहली बार टूटा था। आनंद मोहन ने इसे सियासी रंग दिया और कहा कि ये इंसाफ नहीं है, ये सियासत है, मुझे फंसाया गया है, मैं गुंडा हूं मानता हूं, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, ये फैसला गलत है, ये यादवों की सरकार का बदला है। आनंद मोहन ने इस फैसले को तुरंत पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिसंबर 2008 में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि आनंद मोहन सिंह ने सीधे तौर पर हत्या नहीं की थी, बल्कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था। हाईकोर्ट ने कहा, चूंकि आनंद मोहन सिंह हमलावर नहीं है, इसलिए न्याय के हित में उन्हें दी गई मौत की सजा को आजीवन कठोर कारावास में बदला जाता है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस आजीवन कारावास के फैसले को बरकरार रखा। वो अब सहरसा जेल में थे। उन्हें लगा कि अब उनकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन बाहुबली की राजनीति कभी खत्म नहीं। जेल में भी वो एक किंग की तरह रहते थे। आनंद मोहन जेल के अंदर से ही अपनी राजनीतिक विरासत चला रहे थे। उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटा चेतन आनंद, जो बाद में आरजेडी के एमएलए बने, उनकी राजनीतिक जमीन को संभाले हुए थे। उसी जेल के अंदर आनंद मोहन ने अपने आप को राजनीतिक अपराधी से विचारक में बदलने की कोशिश की। उन्होंने किताबें लिखी, जैसे कैद में आजाद कलम और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। उन्होंने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी की कहानी भी लिखी, जिसे सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक में जगह मिली। ये सब उनकी छवि को सुधारने और रॉबिन हुड वाली धारणा को मजबूत करने का एक तरीका था। आनंद मोहन को पता था कि उनका आजीवन कारावास कम से कम 14 साल का होता है। अप्रैल 2023 तक वो लगभग 14 साल की सजा काट चुके थे, लेकिन उनकी रिहाई इतनी आसान नहीं थी। बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम के तहत अगर किसी कैदी ने ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या की है तो उसे सजा माफी नहीं मिल सकती। बिहार की सियासत में राजपूत वोट बैंक अहम था। आनंद मोहन की रिहाई राजपूत समुदाय को साधने के लिए जरूरी थी। 10 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार की सरकार ने चुपचाप जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया। लोक सेवक की हत्या की शर्त हटा दी गई। 27 अप्रैल 2023 सहरसा जेल। सूरज उगने से पहले का समय था। आनंद मोहन जेल से बाहर निकले, गहरी सांस ली। 14 साल बाद वो आजाद थे। उन्होंने इसे अपनी जीत बताई, कहा कि मेरी इज्जत वापस आ गई। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने तुरंत इस रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि आनंद मोहन की आजीवन कारावास की सजा मृत्युदंड का विकल्प थी और इसलिए इसे सिर्फ 14 साल में खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की नीयत पर शक जाहिर किया और आनंद मोहन को तुरंत अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया और उन्हें हर 15 दिन पर लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कहा। आनंद मोहन पर अब भी कानून की तलवार लटकी हुई है, लेकिन वो आजाद होकर राजनीतिक रैलियों में दहाड़ रहे हैं। आनंद मोहन सिंह की ये कहानी बिहार के उस काले दौर की गवाही देती है जहां एक आदर्शवादी युवा नेता जाति की आग और सत्ता की भूख में बदलकर एक डॉन बन गया, जिसने न सिर्फ एक आईएएस अधिकारी को मरवाया बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कानून से खेलने वाले रंगबाज
हमेशा खौफ में जीते हैं, और वही नहीं, उनसे जुड़े लोग, उनका परिवार भी इसी दहशत के साए में जीते हैं कि न जाने कब कानून का डंडा चलेगा और उनका खेल खत्म हो जाएगा। आज रंगबाज में इतना ही। मैं माधव तिवारी आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि अगली बार एक और रंगबाज की दिलचस्प कहानी आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।